हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज बेस। मेरा नाम है दीपक कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है, कैसे जो यूरोप की जो एक राजशाही तंत्र है जो है वो प्रजा के हाथों में आती है और प्रजा के हाथ में जो राजशाही तंत्र आती है उसके बाद समाज में बड़े बड़े क्या बदलाव किए जाते हैं। तो हम इन सारी बिंदुओं पर जो है इसमें डिस्कस करेंगे। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज यूजुअल। Before we begin, please subscribe the channel and press the bell icon. So when we upload a video, you will get a notification. देखिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो जो मेन कारण था वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का, यानी यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म का जो पूरी आइडिया थी उसका मेन कारण जो था वो था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे अहम मेन भूमिका जो है वो निभाता है। हम इस पूरी कहानी को जो है हम एक एक करके समझेंगे। देखिए इसका जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो था राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का फ्रांस में उदय होने का, तो वो जो है वो 1789 की जो रिवॉल्यूशन हो रही थी फ्रांस में उसी समय जो है ये देखने को मिल चुका था। ठीक है ना। जब 1789 की जब रिवॉल्यूशन हुई थी तो उसी समय जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन किस चीज का, नेशनलिज्म का जो है वो फ्रांस में देखने को मिल गया था। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है धीरे धीरे, तो उसके बाद होता क्या है कि जब लोगों के हाथ में जो है, जब पावर जो है इस रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो पावर जो है मोनार्ची के हाथों से जो है वो रिपब्लिक लोगों के हाथ में जब ट्रांसफर होती है तो लोग जो है ना इस पूरे सिस्टम में है ना, इस पूरे ढांचे के अंदर में कुछ बदलाव करते हैं। लोगों का कहना था उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही जो लोग जो इन्वॉल्व थे उन लोगों का कहना था कि नहीं, कि इस देश के जो नागरिक होंगे वो नागरिक ही डिसाइड करेंगे कि इस देश का जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, वो कैसा होगा। और इस देश में जितनी भी घटनाएं होंगी या फिर जो भी चीजें बनाई जाएंगी, चाहे वो किसी सामाजिक कार्य के लिए हो या फिर लोगों के आम नागरिक के लिए हो, वो सभी के सभी जो है वहां के लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। ये बात कही जा रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो उस वक्त जो है ना दो अहम बातें कही गई थी। पहली चीज ये, जितनी भी चीजें यहाँ पे कंस्टिट्यूट की जाएंगी, चाहे वो फॉर्म की जाएंगी, वो बेसिकली की जाएंगी किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। और लोग ही वो होंगे जो फ्रांस की डेस्टिनी को यानी उसकी भाग्य को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। यानी लोग जो है वो पूरी तरह से ये चाहते थे कि जो पहले फ्रांस में मोनार्चिकल सिस्टम या फिर ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम था, हम उससे बाहर क्या हो सके, उससे बाहर आ जाएं और इस सिस्टम से जो है हम किसके तरफ शिफ्ट हो जाए, रिपब्लिक की तरफ। तो लोगों का ये जो पूरा इधर एक तरफ से दूसरे तरफ में शिफ्टमेंट होने के चलते जो है ना वो लोग मान रहे थे कि इस रिपब्लिक में जो है ना वो बेसिकली किसके, कॉमन सिटीजन का जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए। शुरू शुरू में यही मांग की गई थी, लेकिन इसमें आप आगे देखोगे कि क्या किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो तो आगे की बातें हैं। ठीक है ना। तो इस फ्रांस रिवॉल्यूशन के टाइम में ये चीजें होती है। उसके बाद क्या होता है कि शुरुआती में ही, बहुत शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही फ्रांस में जो है वो यूनिटी लाने के लिए कुछ आइडियाज को ना फ्रांस की सोसाइटी में क्या की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है या फिर आप कह सकते हो पुट की जाती है। और उसके पीछे जो मेन कारण था वो था फ्रांस की सोसाइटी में यूनिफिकेशन और लोगों के बीच में क्या, इक्वलिटी लाना। ठीक है ना। जब आप लोगों के बीच में यूनिफिकेशन ला दोगे तो लोगों के बीच में इक्वलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जो आइडिया शुरुआत में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ही जब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो बेसिकली दो आइडिया थे। एक था ला पैट्री मीन्स फादरलैंड और एक था ली सिटियन जिसका मतलब था द सिटीजन। तो ये जो दो आइडिया लाए गए थे फ्रांस की सोसाइटी में, इसके बेसिकली इसके पीछे दो बड़े कारण थे। एक थी कि फ्रांस का यूनिफिकेशन हो जाए, यानी लोग जो हैं वो सभी लोग अपने आप को ये समझे कि नहीं, हम सभी लोग जो क्या हैं, हम इस फ्रांस की कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि लोग जो चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, वो क्या हो जाए, इक्वलिटी। वो सभी लोगों को ये समझ में आए कि नहीं, हमारे सभी लोगों के पास क्या है, इक्वलिटी है। तो ये दो बड़े जो है वो सोसाइटी के अंदर में दो बड़े जो है आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब इस पूरे चीज को समझने से पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना होगा कि फ्रांस की जो पूरी सोसाइटी थी वो बेसिकली कैसे डिवाइडेड थी। तो देखो यहाँ पे जो फ्रांस की पूरी सोसाइटी थी वो बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है ना। एक था फर्स्ट स्टेट, एक था सेकेंड स्टेट और एक था थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को जो हम बेसिकली क्लियरली कहते थे, सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में बाकी जो बिजनेसमैन या फिर कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिशियल या फिर जो स्मॉल फार्मर्स, वर्कर्स और बहुत छोटे छोटे फार्मर्स, लेबर और सर्वेंट बेसिकली आया करते थे।
ठीक है ना। अब इस सेक्टर को अगर आपको अभी के रेस्पेक्ट में समझना है तो आप इसको कह सकते हो एजुकेटेड या फिर इलीट मिडिल क्लास। अगर अभी आपको इस रेस्पेक्ट में समझना है तो ये वाला जो सेक्शन है ना, बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये लोगों को आप कह सकते हो अभी के करंट रिस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको कह सकते हो इलीट मिडिल क्लास। तो बेसिकली हम फ्रांस की बात करें तो हम उसकी उसी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे जो पूरा सिस्टम था वो बेसिकली कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड था। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें बेसिकली दो लोगों का बहुत दबा, दो जो सोसाइटी के लोग थे उनका बहुत ज्यादा दबा था। एक थे क्लियर्की और एक थे नोबिलिटी। अब देखिए एक बात आपको समझने वाली ध्यान में ये है कि क्लियर्की में कौन आते थे और नोबिलिटी में कौन आते थे। हम एक एक करके जरा सा एग्जांपल देखते जाते। बेसिकली क्लियर्की में जो थे ना वो लोग आते थे जो आप कह सकते हो, आप जनरल भाषा में जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं ना, वो लोग आपको बेसिकली आया करते थे इसके अंदर में, क्लियर्की के अंदर में। इनके पास उस समय में बहुत ऑटोनोमस पावर हुआ करती थी, ये इवन तक कि सिस्टम ऐसा था कि ये लोग खुद की प्राइवेट बिजनेस भी चलाया करते थे। उसके बाद आता है नोबिलिटी वाले। तो नोबिलिटी वाले में जो था ना वो बेसिकली वो लोग थे जिनका कहीं ना कहीं किंग की फैमिली से या फिर किसी अदर तरीके से जो है इनका उनके साथ क्या हो, रिलेशनशिप हो। ठीक है ना। रिलेशनशिप कैसे, तो देखिए वहाँ पे बेसिकली दो तरीके के रिलेशनशिप मैनेज किए जाते थे। एक फैमिली रिलेशनशिप जिसको हम लोग मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी कहते थे, जहाँ पे शादियाँ होती थी एक परिवार के दूसरे परिवार से, तो उस हिसाब से भी आपकी सिस्टम जो है हो सकती थी। और तीसरा जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में भी बेसिकली ये लोग जो है ना इनका नोबिलिटी के साथ बहुत अच्छा एक साठ गांठ हुआ करता था, क्योंकि इसमें खास करके जो बिजनेसमैन हुआ करते थे इनको जो है ना इनसे हेल्प मिलती थी। उसके बाद जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स वाले जो लोग थे वो भी इनसे कहीं ना कहीं क्या थे, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इनके बीच में। तो ये पूरा सिस्टम जो है वहाँ पे होता था। ठीक है ना। अब बचे इसमें कौन से, जो आप बेसिकली थर्ड स्टेट वाले को ही काउंट कर लो। तो थर्ड स्टेट में जो लोग थे इनको आज के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं लोअर क्लास पीपल। हम अगर इंडिया की बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको समझना है तो आप ये बातें कह सकते हैं। तो फ्रांस की जो पूरी सोसाइटी थी वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, तो वो बेसिकली आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को क्लियरली कहते थे, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी कहते थे, और थर्ड स्टेट को आप लोग थर्ड स्टेट ही कह सकते। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे लोग आ जाया करते थे। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया आपको फ्रांस की सोसाइटी की डिवीजन। लेकिन क्या था कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उस समय में है सोसाइटी में कुछ बदलाव किए जाते हैं। ठीक है ना। सोसाइटी के अंदर कुछ जो है चीजें को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हम पहले वो चीजें भी समझते हैं। ये रिवॉल्यूशन के टाइमिंग हो रहा था। बेसिकली रिवॉल्यूशन के टाइमिंग में 6 बड़े बदलाव किए जाते हैं। ठीक है ना। फ्रांस की सोसाइटी में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइमिंग में की जाती थी, पहली जो की गई थी फ्रेंच सोसाइटी में जो बड़े बदलाव किए गए थे, वहां पे फ्रांस का पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है ना। उसको खत्म कर दिया गया, उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। किससे हटाया गया, तो फ्रांस के अंदर एक नए तरह का सिस्टम, एक नया फ्लैग लाया गया जो फ्रेंच फ्लैग था। किस कलर में, ट्राई कलर में। उसमें आपको अगर आप फ्रांस की अभी अगर अभी आप फ्लैग देखें तो उसमें भी जैसे दो दो रंग हैं, 2 या 3 होंगे, आप एक बार मैच कर लीजिएगा, आप कंफ्यूज हो। तो बेसिकली क्या है कि पहले जो रॉयल फ्लैग थी वो उस फ्लैग को क्या किया, रिमूव किया गया। किस फ्लैग से, एक ट्राई कलर फ्लैग से। ठीक है ना। ये फ्रेंच की रिवॉल्यूशन के टाइमिंग में ये चीजें हो रही थी। उसके बाद क्या था कि जो ई स्टेट जनरल थे, अब एक यहाँ चीज एक समझ लीजिए, ये ई स्टेट जनरल कौन थे। देखिए ये जो ई स्टेट जनरल जो थे, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखो तो ये नोबिलिटी वाले जो है ना, यही लोग जो थे ना वो बेसिकली ई स्टेट जनरल्स की कैटेगरीज में काउंट किए जाते थे। इनकी इनमें जो है ना हायर क्लास के अथॉरिटी वाले जो लोग हुआ करते थे, जिनका पोजीशन जो है बहुत ऊपर हुआ करता था, वही लोग जो है ना वो ई स्टेट जनरल्स में बेसिकली काउंटेड होते थे। और इनका जो है, इनको बेसिकली अपॉइंट जो थे वो खास करके राजा के पास ज़्यादा पावर होती थी तो वही लोग अपॉइंट करते थे, और कभी कभी एक्टिव सिटीजन जो थे वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो जो ई स्टेट का जो जनरल्स का जो पहले मीटिंग हुआ करती थी, या फिर जो इनका जो नाम था, इस नाम को बदल के जो है वो क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। इस ई स्टेट जनरल्स की जो मीटिंग होती थी उस मीटिंग्स के नाम को ही बदल के क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली।
ठीक है ना। तो ये दूसरे बड़े बदलाव हुए। उसके बाद क्या हो कि यूनिफॉर्म्स लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी, उस देश के अंदर में जितने भी नागरिक मौजूद थे उन सभी लोगों के लिए क्या एक यूनिफॉर्म जो है वो लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई छोटा नहीं होगा और कोई भी बड़ा नहीं होगा। ये तीसरे बड़े बदलाव जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है चौथे में कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी। एक बात ध्यान रखिए, ये जो आपको देख रहे हैं थर्ड और फोर्थ, ये बेसिकली जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट के टाइमिंग में किया जाता है, ठीक है ना। ये जो थर्ड और फोर्थ जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट की टाइमिंग में। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो है उसको एबॉलिश किया जाता है। उसके बाद क्या करता है कि एक यूनिफॉर्म्स वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम भी क्या किया जाता है फ्रांस की सोसाइटी में अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि रीजनल डायलेक्ट, डायलेक्ट जो होती है ना वो बेसिक आप कह सकते हो भाषाएं होती हैं, ठीक है ना। तो इन जो ये जो सॉरी बोलियां होती हैं, भाषा नहीं बोलियां होती हैं, ठीक है ना। जो रीजनल बोलियां होती है जैसे कि हर हमारे यहाँ देखिए हर कुछ 8 या 10 किलोमीटर पे जो रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को एबॉलिश कर दिया गया और इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद जो फ्रांस जो लैंग्वेज था, जो फ्रांस की जो लैंग्वेज था, जो कॉमन लैंग्वेज था, उसी को जो है वो नेशनल लैंग्वेज क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो आप यहाँ देखिए एक बात ध्यान रखिए कि फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हो रही थी फ्रांस के अंदर में उस वक्त जो है वो 6 बड़े बदलाव किए गए थे और ये जो 6 बड़े बदलाव ये यही अहम 6 बदलाव थे। इसमें से बेसिकली 4 जो बड़े बदलाव हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये सब के सब आपको नेपोलियन के टाइमिंग में किया गया था, नेपोलियन के टाइमिंग में, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, ये कब किया गया था मैं आपके आगे की वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए ये बड़े बदलाव होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि फ्रेंच की जो सोसाइटी है, फ्रेंच की सोसाइटी में जब इतने सारे बड़े बदलाव हो रहे थे तो ऐसी बात नहीं है कि कोई एक देश में घटना घटती है तो उसके अगल बगल के देश में नहीं जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा। इसकी न्यूज जो होती है ना वो आग की तरह क्या होती है, स्प्रेड होने लगती है। अब क्या होता है कि जब ये फ्रांस की सोसाइटी में इतने बड़े बड़े जब बदलाव हो रहे थे तो ये न्यूज इवेंट जो है वो अगल बगल की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके अंदर भी ये न्यूज क्या जा रही थी। तो अब न्यूज़ जाने की बदौलत जो है ना वो अगर बगल की जो कंट्रियाँ थी, जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्रियाँ थी, उनमें 2 बड़े बदलाव होते हैं। पहली क्या होती है कि उस सोसाइटी में जो नेबरिंग कंट्रीज थे, उस नेबरिंग कंट्रीज के सोसाइटी में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो क्या करते हैं, एक जैकोबिन क्लब को सेटअप करने का एक पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं और लोग जो है ये जैकोबिन क्लब क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। अब ये जैकोबिन क्लब बेसिकली करता क्या है, ये जैकोबिन क्लब जो है वो बेसिकली फ्रांस की जो आइडियोलॉजी थी, जो उसकी इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी लिबर्टी वाली जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को क्या कर रही थी, स्प्रेड कर रही थी। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पूरी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी वो हो रही थी विद द हेल्प ऑफ और ये जैकोबी क्लब जो है फ्रेंच आर्मी को जीते तो वहां पे लोग जो है इस चीज को शुरू शुरू में क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो ये जैकोबिन क्लब बेसिकली यही काम कर रहा था। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज है कि जो आर्मी है वो जो है आइडिया, किस चीज की आइडिया, तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को जो है वो क्या करती है, कैरी करती है। जो अगल जो नेबरिंग कंट्रीज है उन सारी नेबरिंग कंट्रीज में क्या करती है, ये आइडिया जो है बेसिकली कैरी करती है। अब सवाल उठता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो कौन थी, तो इसमें एक अहम कंट्रीज जो थे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये जो उसकी उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उन सभी नेबरिंग कंट्रीज में क्या होती है, इस पूरी आइडियोलॉजी को क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। और आइडियोलॉजी कौन सा, तो नेशनलिज्म का जो इसमें बेसिकली आइडियोलॉजी था जो फ्रेंच आर्मी लेके जा रही थी, क्योंकि जो जिस भी एरियाज में जब वो जीत रही थी ना तो उस एरिया के जो कॉमन सिटीजन थे फ्रेंच आर्मी का बहुत ही ज़्यादा वेलकम कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उनके लिए जो ये पूरा आइडियोलॉजी था ये बहुत ही नया था और उनको इस आइडियोलॉजी में ये दिख रहा था कि हम जो राजशाही का जो एक पूरा तंत्र है हम उस तंत्र से क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे और पूरा जो सिस्टम है वो आम नागरिक के पास आ जाएगा। पहले राजा जो हुआ करता था वो आम जनता को जो है उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी, लेकिन ये जो सारी आइडियोलॉजी फ्रांस में हो रही थी उसके बाद ये जो आइडिया है इर्द गिर्द उसके नेबरिंग कंट्री में जो स्प्रेड हो रहा था तो वहाँ पे लोगों को ये समझ में आने लगा धीरे धीरे कि नहीं,
जो राजा के हाथ में पावर है, अब उस पावर को क्या करना है, हमें लोगों के, दूसरे लोगों के, अपने लोगों के पास क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ताकि हमारी जो आने वाली कमिंग जनरेशन है या फिर हमारे जो अभी की रोजमर्रा की जिंदगी है वो बहुत ही सहूलियत के हिसाब से अच्छे तरीके से चल सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।